वेलकम बैक नाज़रीन। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जारी है और अब तो हम बजट के फिगर्स भी आपके सामने रख चुके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने। आप साबिक मुशीर खजाना हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। ये फरमाइए कि हुकूमत पहले ज़रा पिछले 365 दिन की परफॉर्मेंस का हवाला लेते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुई, तमाम बड़े बड़े आदाब जो हुकूमत ने अचीव नहीं किए। ठीक, साथ ही साथ एक जो सोच आ रही है कि हम जो कर नहीं सकते काम, इतनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों रखते हैं हम बजट तजावीज़ जब दी जाती हैं जो चीज़ हम कर नहीं पाते। देखिए, दो इसके अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप ज़रा टारगेट को एम्बिशियस रखें और आप एफर्ट करते हैं कि उसको अचीव करें। हो सकता है कि आप अचीव ना करें, लेकिन कम से कम उस एफर्ट में वहाँ तक पहुँचने की जब कोशिश कर रहे हैं तो उनके करीब करीब पहुँच जाते हैं। तो इसलिए एक अप्रोच ये है कि आप एम्बिशियस टारगेट रखें। वो टारगेट इसलिए नहीं रखे जाते हैं कि हमें 100% यकीन होगा कि हमने उसको अचीव कर लेना है। हम एफर्ट के तौर पर एक बेंचमार्क है कि वहाँ पहुँचना है, उसके लिए आप पॉलिसीज़ ले रहे होते हैं, मेजर्स ले रहे होते हैं। बट एंड ऑफ द डे ये होता है सर कि जो रिवाइज टारगेट्स होते हैं बहुत सी जगहों पे वो रिवाइज टारगेट्स भी हम अचीव नहीं कर पाते। एंड ऑफ द डे ये परफॉर्मेंस होती है। ये होता है ऐसा। जो सियासी गवर्नमेंट होती है ना, वो इस किस्म की चीज़ें रखती हैं। अगर ग्रोथ का नंबर होगा तो बड़े बड़े टारगेट रखेंगे कि देखें, और जब बयान करेंगे तो वो इस तरीके से बयान करते हैं जैसे उन्होंने अचीव कर लिया है वो। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये इसमें एक सियासत भी होती है। हम ये देख रहे हैं कि 2008 और 2012 के बाद ग्रोथ ज़रूर हुई, लेकिन जिस पेस के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और अभी भी हमारी इकॉनमी के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपी डिवैल्यू जो हुआ उसके असरात जो हैं इस वक्त देखे जा रहे हैं। क्या आप कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये ट्विन डेफिसिट जो है वो किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा, और जो नून लीग की हुकूमत है अपनी लेगेसी में क्या चीज़ छोड़ के जा रही है आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए? बहुत चैलेंजेस छोड़ के जाएगी। सबसे पहले आपने ग्रोथ का जिक्र किया था। जब नई हुकूमत आएगी ना, जो भी आए, अगर ये आए तो इन्होंने तो नहीं कुछ करना है, लेकिन जो दूसरी हुकूमत आएगी उन्होंने ग्रोथ के नंबर, बजट के नंबर, एम्प्लॉयमेंट के नंबर, पॉवर्टी के नंबर, ये दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे। अच्छा, रिकैलकुलेट करेंगे, इसलिए कि ये ग्रॉसली ओवर स्टेटेड नंबर है। दैट्स ग्रोथ का 6.2 रख के जा रहे हैं। कल जो आएगा 6.2 तो रखेंगे ना, वो ये इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि हमने अचीव भी कर लिया है। बात ये है कि एक तरफ आप ट्विन डेफिसिट की बात कर रहे हैं, बजट डेफिसिट भी बढ़ा हुआ है काफ़ी, और साथ साथ करंट अकाउंट भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके मैक्रो इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। इकोनॉमिक थ्योरी तो ये तो नहीं कहता है कि जब मैक्रो इम्बैलेंसेस हो इतनी शदीद तो उसमें ग्रोथ भी एक्सेलरेट कर रहा हो। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है यार ये? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने शुरू में जब फरमाया कि पिछले 3 साल जो है वो गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी की तरफ फोकस किया और अब हम ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो ग्रोथ नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी तो कभी भी नहीं रही है। अगर बजट का खसारा हुकूमत ने दावे करती है कि जब हम आए तो 8.2% ऑफ जीडीपी था, उसमें 329 बिलियन का सर्कुलर डेट भी था, और ये चालाकी के जरिए से वो 5 जून को क्लियर किया गया था कि ये इसी जून के महीने के एक्सपेंडिचर में आ जाएगी ताकि पिछले वाले बुरे नजर आएंगे। ठीक है, और वो 400 बिलियन था, 480 बिलियन था, लेकिन कुछ तो उसमें बुक एंट्री थी। एग्जैक्ट जो पेमेंट हुआ था 5 जून को एक दिन के अंदर में, वो 329 बिलियन था। 329 बिलियन तो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो गया, क्योंकि सर्कुलर डेट हमेशा से एक्सपेंडिचर का हिस्सा रहा है 2010-2011 से ऑनवर्ड। अब जब 13-14 की बारी आई, जब दार साहब का पहला माली साल गुजरा, सर्कुलर डेट फिर भी था, तकरीबन 250-300 बिलियन था, उन्होंने बाहर निकाल दिया बजट से। तो इज दिस नंबर कंपेयरेबल? कैसे निकाला? उसको अलग कर दिया बजट से। उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बना दी। अच्छा, और उस कंपनी में निकाल के बाहर
सो बजट से उसको आप बजट से बाहर कर दिया आपने, तो बेस आपका वैसे इंप्रूव हो गया फिर, अगर आपके तो आपका खसारा कम हो गया ना। ठीक है। तो ये जब कहना कि हम जब आए थे तो 8.2% था डेफिसिट और अब हम जा रहे हैं तो हमने देखें कितना कम कर दिया, ये 100% गलत है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीपिंग योर नेशन इलिटरेट। इसीलिए हमारे मुल्क में किया जाता है, तालीम को एक तरफ रखा जाता है ताकि लोगों को जाहिर रखो डेलिबरेटली, ताकि इस किस्म के हम बातें करते जाएंगे लोगों को क्या समझ में आएगा होंगे जो जिन्होंने ये पॉइंट आउट, कितने लोग टेलीविजन देख रहे होंगे इस मुल्क में। तो उसके बाद से थ्रू आउट हमने सर्कुलर डेट निकाला। मेरी कैलकुलेशन के अब सिर्फ सर्कुलर डेट ही नहीं निकाला, हमने इतने सारे डेफिनेशन बदल दिए। आप देखें 68 बिलियन रुपया जो था वो उनका था, पीटीसी वालों का था, जो टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए था। और ये जितने जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन जमा कराते रहते थे, करते 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 वो कुछ 68 बिलियन के करीब जमा हो गया था। इन्होंने वो ले लिया, चूंकि रेवेन्यू कम हो रहे थे, उन्होंने वो पैसे ले लिए, एक्सपोर्टर्स के रिफंड रोक लिए, सारे गिमिकरी चीज की है। अगर आप इन गिमिकरीज को, इस चेंज ऑफ डेफिनेशन को आप अगर एडजस्ट करें तो एट नो टाइम बजट डेफिसिट वाज लेस देन 8% ऑफ जीडीपी। अच्छा, एट नो टाइम कभी भी नहीं हमने किया हुआ। कल जो मैं आपसे कह रहा हूं ये हम लिखते भी रहे हैं, आपके बिजनेस रिकॉर्डर में ये छपता रहा है, सारे लोगों ने देखा है इसको। लेकिन ये मैं आईएमएफ को भी कहता था कि यार क्या हो रहा है, उनका एक ही था, चुप, जुबान बंदी थी उनकी। ठीक ना, आईएमएफ की जुबान बंदी जो है वो समझ में नहीं आई। इससे पहले भी आपसे मेरी बात हुई और मैं ही सवाल जानने की कोशिश की कि आईएमएफ जो है हमेशा से जोर देता है, हर मुल्क की अगर इकोनॉमी के आईएमएफ के तनाजुर में देखें तो वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता है। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट होने चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म जो है, तलब रसद का जो कानून है वो डिटरमाइन करे। बट डार साहब ने $6.2 बिलियन का पूरा प्रोग्राम जो है आईएमएफ का किस तरीके से 105 और बिलो $100 के ऊपर गुजार दिया। आईएमएफ खामोश रहा, वहां पे खुद डेविएट किया अपने उससे। आईएमएफ का प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है। इनके जो मेजर शेयर होल्डर हैं उनसे गाइडेंस मिलती है। ठीक है, मैं आपको ओपन बता रहा हूँ चैलेंज, क्योंकि हम डील करते रहे, वी नो देम। तो वो अगर उस वहां से इशारा है कि हाथ हौले रखो, इन्होंने आंख और कान बंद कर देने हैं। ठीक है ना, जब हालात वहां चेंज हो रहे होंगे तो अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में, तो अब इनकी आंखें जैसे पीछे की तरफ थी ना, अब ये आहिस्ता 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 सामने आने लगेंगी, फिर ये दिखाएंगे आपको आंखें। तो इससे आप अंदाजा कर ले कि ये एक पॉलिटिकल 4 महीने में हमने 9.4% रुपी डीवैल्यू किया, आईएमएफ ने आंखें दिखाई, उसी के नतीजे में हुआ क्या? ये एक इशारा है कि अब इंसान बन जाओ। दार साहब चले गए, अब हम वो आईएमएफ नहीं रह रहे हैं। अच्छा। अब हम आपको आपके मेरिट पे आपको डील करेंगे, मेरिट के ऊपर डील किया जाएगा। 9.4% करेंसी डीवैल्यू। आगे बढ़ाते हैं कुछ और चीजों को। डॉक्टर अशफाक हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सब हमारे सामने मैंने देखा है इनको ग्रो होते हुए, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इनको जानता हूं। दे आर ऑनेस्ट पीपल, दे आर ऑनेस्ट टू देयर प्रोफेशन। ठीक, देखिए, लेकिन इनको बुलाकर कमरे में शाम के 6 बजे आप डांटते हैं जब वो लेकर आ, एक तो यह कि आपको यू आर नॉट ऑथराइज टू सी द नंबर। जो एफबीएस का नंबर है, पीबीएस का, डार साहब कॉल्ड देम, वो इन हिज ऑफिस, वो प्रेजेंट होना चाहिए नेशनल इनकम अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में। वो उसका अप्रूवल अथॉरिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर बीइंग द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ही इज नॉट ऑथराइज टू सी द नंबर। उनको बुलाते हैं कमरे में, उस बेचारे सामने रख देते हैं। ग्रोथ था, मुझे याद है उस पीरियड में 4.1% था एक्चुअल जो उनके कैलकुलेशन के मुताबिक, उनके कैप, ठीक है, प्रोविजन नंबर जो था वो 4.1% था। उठा के मुंह पे फेंका और कहा कि मुझे तो 5.5 चाहिए। ये क्या लेकर आ गए आप लोग? जाएं, ऑलमोस्ट 1.5% का फर्क है। आप जाएं और इसको ठीक करके लेकर हमें दें। और वो फिर चले गए बेचारे डर से। उसमें एक तो बेचारे मरूम हो गए चीमा साहब, दूसरे हमारे आसिफ बाजवा साहब थे जो उस वक्त चीफ स्टैटिस्टिशियन थे। उसके बाद जाते हैं
उनको कहा गया कि जब तक ये डिलीवर ना करें कमरे से नहीं जाने देना, इनको दफ्तर से नहीं जाने देना। अपने स्टाफ को भेज देते हैं नजर रखने के लिए, वो 2-3 स्टाफ भी जाता है वहां पर, और वो बेचारे फिर इधर उधर इधर, उनके ज़मीर के खिलाफ काम हो रहा होता है। जब ये वो फट के फिर हमें बता दिया करते थे कि वो कि सर हम पे देखिए हो रहा है हमारे साथ में, उनके ज़मीर के खिलाफ काम हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थे। वो कर करके पैडिंग कर करके 5.28% पे जब पहुंचे उन्होंने हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। आप पहले ही हमें डॉक्टर अशफाक से गालियां पड़ती रहती हैं, अभी और हफीज पाशा भी देते रहते हैं, और भी सब लोग देंगे गालियां, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई इससे ज़्यादा तो अब नहीं कर सक रहे हैं, 5.3 है और 5.5 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हाथ उठा लिए, टेबल लो, हाँ टेबल लें आप, उस पर साइन कराएं, सील कराएं और फिर जाने दें। ये डार साहब की इंस्ट्रक्शन है जो उसको भेजा था उन्होंने यही काम किया, साइन सील किया। जब उन्होंने कहा कि सर जॉब इज डन, उन्होंने कहा अब जाने दो। 11:30 बजे के रात के बाद उनको घर से जाने दिया गया। और दूसरे दिन असेंबली में 5.3% जो है वो ग्रोथ हिस्टोरिकल नहीं, एक लफ्ज बोलने के लिए हाईएस्ट इन लास्ट 6 इयर्स, सिर्फ ये लफ्ज, और सिर्फ ये नहीं, और उसके बाद वो पूरी डेस्क बजी वहां पे एग्जैक्टली। और ये भी कहा गया हाईएस्ट इन द लास्ट 6 इयर्स में, ठीक है ना। और तमाम वजीरों को, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन थी कि ये लफ्ज आपने जरूर बोलना है, हाईएस्ट इन द लास्ट 6 ईयर। अगर कोई वजीर अगर के बोले और ये लफ्ज ना बोले, उसकी शामत आ जाती थी। ये लफ्ज क्यों नहीं कहा आपने? तो आप हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ अब लास्ट 6 इयर्स क्यों नहीं? अब जो है ये 5.8 नंबर है यार, ये 4.5% ही नंबर है। हाँ, मैं तो फिर अगर उस वक्त आप ये फिगर नहीं ला सके तो अब कहां से आ देखिए ना, ये बता रहा हूं 4.5% है ये नंबर। 7 ऐसे आइटम है जिसको एग्जैजरेट किया गया है, वो अब आ जाएगा। देखिए एक मतलब पोस्टमार्टम रिलीज होगा तो फिर वो आने शुरू हो जाएंगे। 7 आइटम को इन्फ्लेट किया गया है, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा ना कि जिन्होंने इस डेटा के साथ जिंदगी गुजार दी है ना, दे कैन स्मेल द नंबर। में मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, वी कैन स्मेल द नंबर। हमें बू आने लगती है कि ये सही है या गलत नंबर है। तो 7 सेक्टर हैं जिसको ओवर किया गया है। आप खुद सोचे कि नंबर तो भी है नहीं। ठीक, उन्होंने कहा कि 6 तो नहीं कर सकते, 5.8 कर दो, करीब करीब। किसी ने मुझे कहा कि सर वो 5.8 हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सर 6.8 हो गया है, हम क्या कर सकते थे। और जाते जाते 6.2 का देखे जा रहे हैं, जाते जाते चलिए। ये सब ये मैं आपको इस चैनल के जरिए से बता रहा हूँ। ऑल दीज नंबर पीबीएस आप तैयार रहें, आपको कहा जाएगा कि आप असल नंबर दें। वो मेरे पास भी नंबर है, वो असल। देखते हैं कि अब जो अगली हुकूमत आती है क्या इसके ऊपर करती है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत जबरदस्त किस्म के इंकिशाफात हैं। ये वही आदाद शुमार हैं जिसके ऊपर असेंबली में जब बजट पेश किया जाता है तो बहुत ज्यादा डेस्क बजाई जाती है, बहुत ज्यादा तालियां पीटी जाती हैं, लेकिन उसके पीछे होता क्या है ये इस वक्त हमें बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बजट 2018-19 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन से एक बार फिर खुश आमदीद। इमरान सुल्तान इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त मौजूद, और हमारे साथ इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराता चलूँ। इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर जवाब शाबान खालिद साहब ने इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन अली खिज़र असलम भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के, और आज के बिजनेस रिकॉर्डर के एडिटोरियल भी आप जरूर देखें। और साथ ही साथ जो एनालिसिस है, जो रिपोर्ट है जो कल के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर बिजनेस रिकॉर्डर में आया, उसमें अली खिज़र असलम का कहना है कि स्टडी टू सेल 4 ईज इन PMLN जो है वो 4 ईज के ऊपर उसने फोकस किया है इस मरतबा, और उसको बेचने की कोशिश की है। और बहुत मुमकिन है कि लोग उसे बाय भी करें। कौन कौन इसको किस तरह से देखता है, आज की पूरी ट्रांसमिशन में इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज वो कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म के ऊपर PMLN ने फोकस किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी के हवाले से बात हुई, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। एजुकेशन शायद सबसे वर्स्ट रही
क्योंकि हम देख रहे हैं कि आफ्टर बीइंग डिवॉल्व आफ्टर इन 18th अमेंडमेंट सूबों ने भी कोई बहुत खास एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, जितना जो कहा जा रहा था, कयास किया जा रहा था कि जब ये मिनिस्ट्रीज जो हैं, वजारतें जो हैं, ये सब्जेक्ट्स तमाम सूबों की तरफ आएंगे तो उसमें कोई बहुत अच्छा होगा, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन। दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इंतहाई बुरा हशर है हमारे तालीमी निज़ाम का और साथ ही साथ सेहत की जो सहूलतें हैं उनके हवाले से भी। बहरहाल इस पूरे बजट को लेकर क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू से एक ये रही कि इधर ये गवर्नमेंट जो है इसे हक पहुंचता है पूरा का पूरा विफाकी बजट पेश करने का या नहीं, या सिर्फ अगली वाली हुकूमत जो आएगी उसको एक टफ टाइम भी, क्योंकि जाहिर है कि जितने खुशकुन आदादो शुमार यहां पे रखे जाएंगे वो अगली हुकूमत के लिए एक चैलेंज होंगे। एक नुक्ता नजर जो है साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान का कल आपने सुना, आज अब से कुछ देर पहले जो है वो डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब भी जो है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात कर रहे थे। इन्हीं तमाम चीजों को हम आज भी कुरेदने की कोशिश करेंगे, अंदर से लेकर आने की कोशिश करेंगे और शाबान खालिद और अली खिजर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाबान, सबसे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी है, हुकूमत ने जो PMLN की हुकूमत आई थी तो प्रो बिजनेस, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं बात की जा रही थी। क्या पिछले 5 साल में डिलीवर किया इस हुकूमत ने, किया भी है या नहीं? एक छोटे से ब्रेक पहले मैं ले लूँ, देन उसके बाद मैं चाहूँगा क्या मगर ये कहना कि ये बिल्कुल जस्टिफाई कर सकें, ये शायद मैं उसको नहीं कह सकूँगा। आया कि इन्होंने कुछ इन्वायरमेंट बेहतर की, वो तो की, मगर आया कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इनसे वो फुलफिल हो सकें। जैसे एनर्जी का एक बड़ा क्राइसिस था और इन्होंने कहा था कि हम 2-3 सालों में रिकवर कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जो देखने में आया वो ऐसा नहीं था, मगर जो इनको जो मेजर बेनिफिट मिला ऑयल प्राइसेस की फॉल का, बहुत ड्रास्टिक ऑयल प्राइसेस की फॉल हुई थी, उसके बावजूद भी ये एनर्जी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए। कहते हैं कि इन्होंने मेरे ख्याल से 12,000 मेगावाट्स ऐड किया है, बट उसका जो ग्राउंड इफेक्ट है आया कि वो नजर आ रहा है, वो मैं नहीं समझता कि इतना इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली खिजर, आपने अपने एनालिसिस में जिन 4 E's का तस्करा किया, मैं चाहूंगा जरा उसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म कामयाब हुई। देखिए जी, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो है वो काफी बेहतर हो गई है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर हुई है, बट इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है ज्यादा पाक फौज को जाता है बजाय के PMLN गवर्नमेंट को। दूसरी, आपने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन पे देखिए 18th अमेंडमेंट इज डूइंग द ट्रिक जी। उन्होंने आपकी सूबों को जो मिलते हैं 2012-13 में जितने पैसे मिल रहे थे तकरीबन 1300 बिलियन थे, अब 2500 बिलियन जा रहे हैं, तो उसका नेचुरली एजुकेशन पे इफेक्ट आ रहा है। और एजुकेशन ऐसा सॉफ्ट रिफॉर्म है कि उस पर पैसा लगता भी जाएगा तो उसका इम्पैक्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। बट जो काम हो रहा है वो ये हुकूमत होती या कोई और हुकूमत होती, ये फिस्कल एक्सपेंशन से जा रहा है, चाहे वो PTI KPK में हो या PMLN पंजाब में हो या सिंध के अंदर PPP हो, हर जगह पे ये काम हो रहा है, तो उसका क्रेडिट भी आप 18th अमेंडमेंट को देंगे। तीसरा E जो हमारा आता है वो आपका एनर्जी पे आता है। वैसे भी शबान ने बात की कि एनर्जी पे उनको ऑन ग्राउंड इतना फर्क नहीं आ रहा। इन्होंने 11-12 हजार मेगावाट ऐड किए हैं, बट अभी उसमें से तकरीबन 5-6 हजार मेगावाट आए हैं पिछले साल तक। मेजॉरिटी जो 2016-17 में आई है और 17-18 में आई है, और अभी भी RLNG के जो प्रोजेक्ट है वो खुद ही कमीशन नहीं हो सके। वो GE के जो प्लांट है उसमें अभी भी ट्रबल शूटिंग चल रही है, तो एक दफा वो आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन शबान ने जिस तरह कहा कि जी एनर्जी की प्राइसिंग जो है उस पर आपको वो बढ़ गई है, सर्कुलेटेड इनके अगेन वो सॉफ्ट रिफॉर्म जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में थे वो नहीं हुए, तो सर्कुलेटेड अपनी जगह दोबारा वापस आ रहा है। चूंकि एनर्जी प्राइसेस कम थी वो आया नहीं, उस बेनिफिट को उठा के इन्हें वो रिफॉर्म करने थे वो नहीं कर पाई है। और अब आगे जाके एक मिनट अली, एनर्जी के हवाले से इससे पहले भी हमारी काफी डिबेट होती रही है और मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑयल प्राइसेस इस मुल्क में हमने इंटरनेशनली देखी $35 से 120, 30, $140 तक चले गई, फिर दोबारा नीचे आई और $23 मुख्तलिफ 2 अदवार में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नून का, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो इन दोनों हुकूमतों को रही। मैं ये जानना चाहूंगा क्या पाकिस्तान के पास, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के पास, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है, स्पेशली हेजिंग टूल? दुनिया भर में हेजिंग होती है, ऑयल प्राइसेस जब कम हुई थी तो बजाय इसके कि वो 2-4-5 इमरान हेजिंग का प्रॉब्लम नहीं है, हेजिंग का प्रॉब्लम नहीं है इमरान।
प्रॉब्लम ऑयल प्राइसेस देखे नीचे आई, वापस भी थोड़ी ऊपर गई, उससे प्रॉब्लम वो आया, लेकिन हेजिंग का नहीं इशू ये है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉसेस बहुत हैं। बहुत सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ से बिजली की कलेक्शन नहीं हो पाती, और हो पाती है तो उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन में निकल जाता है। वो लॉसेस आपके 23-24% पे थे तो वो बड़े हद कम होकर 17-18% पे हो गए। इंटरनेशनली 5-7% पे होने चाहिए, तो वो चीज नहीं हो सकती। मतलब यूएफजी के इंटरनेशनली 5-7% की है। जी, तो वो लॉसेस जब आपके नहीं कम हो सके तो इस वजह से आप बिजली जितनी भी प्रोड्यूस करते रहेंगे तो वो आपका सर्कुलेट रेट खड़ा होता रहेगा। नेचुरली क्वांटम प्राइस से, जब प्राइस ज्यादा होगी तो रेट का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नहीं समझते अली कि अभी भी जो मेन फोकस है वो पावर जनरेशन की तरफ है, पावर सप्लाई, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यही आप मुझे पूरी बात करने दें इमरान। मैं यही कह रहा था कि जो मेगावाट जो उन्होंने ऐड किए हैं, एक नंबर 1 वो मेगावाट अभी पूरे अब आ रहे हैं, यानी कि वो आखिरी 2 सालों में आए हैं। मेगावाट ऐड हुए हैं 11-12 हजार मेगावाट आए हैं, लेकिन अभी भी RLNG के प्लांट फुली कमीशन नहीं हुए हैं, वो ट्रबल शूटिंग उसमें चल रही है। वी होप सो कि वो अगले 2-3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या प्राइसेस भी कम होंगी? अली नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, बताइए कि क्या प्राइसेस भी कम होंगी? इमरान, आप बात पूरी किसी की सुन लें प्लीज। प्राइसेस वो बात आगे निकल जाती है ना, आप एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं प्राइसेस पे ही आ रहा हूँ जी, मैं प्राइसेस पे ही आ रहा हूँ। पहले बात आप ये समझे कि मेगावाट ऐड हो गया, प्राइसेस पे बात करते हैं। प्राइसेस कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है, क्योंकि लॉसेस बढ़ते हैं तो वो जो लॉसेस कोई पे नहीं कर रहा है, कहीं वो लॉस हो रहा है तो वो किसी को तो पे करना है, वो फिर सबकी जेब से जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब आगे आपका सर्कुलर रेट दोबारा खड़ा हुआ है जो रिजॉल्व होना है। अब अगर हम IMF के पास जाते हैं जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो IMF सबसे पहले कहेगा जी आप करेक्शन करें। वो करेक्शन में क्या कहेगा? एनर्जी प्राइसेस रिवाइज करें। दूसरा, आपकी जो नेचुरल गैस है वो आपकी खत्म हो रही है, वो आप सब्सिडाइज देते रहे हैं। इस वक्त आपके पास जो इम्पोर्टेड गैस है वो महंगी है, और वो प्राइसेस पिछले 1 साल में 20% बढ़ी है नीचे आने के बाद। तो इस वक्त इंडस्ट्री को जो गैस मिल रही है पंजाब में, वो इंडस्ट्री कहती है हमें इतनी महंगी बारे नहीं आती, वो कंपेटिटिवनेस रहती। इस वजह से आप देखिए एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी है, इस वजह से देखिए हमारे रिवर्स ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है, हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं रही है। ये प्रॉब्लम है। प्राइसेस आगे और बढ़ेगी, गैस के और प्राइसेस आगे और बढ़ेगी। तो अली मेरा सवाल मैं भी जरा आपसे सवाल पूछ लूं, क्योंकि जाहिर है कि बीच में फिर बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। अगर प्राइसेस कम नहीं होती तो क्या डिलीवर हुआ फिर पाकिस्तान की आवाम को? इस तरह अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाती में, लेकिन प्राइसेस आप और ज्यादा पे करेंगे तो फायदा क्या हुआ इस सारे एक्सरसाइज का? फिर ये जनाब आपको सॉफ्ट रिफॉर्म करने चाहिए। मैं यही बात की थी कि इन्होंने मेगावाट और मोटरवेज तो ऐड कर दी, इन्होंने वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐड कर दिया, जिससे आपकी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन भी आई, आपकी सप्लाई में लचक आ गई, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आपकी इन्फ्लेशन नहीं चल रही ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो ग्राउंड रूल सेट हो गया है, ये हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। अब ये अगली हुकूमत है कि वो सॉफ्ट रिफॉर्म करे। एक तो ये बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेस और उसके अंदर ओवरऑल एफिशिएंसीज लाने के सॉफ्ट रिफॉर्म पे काम करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स करे। ठीक है जी, टैक्स का बर्डन जो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा है उसको कम करे। आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस जो लगाए उससे नॉन फाइलर तो नहीं आया, उससे कंप्लायंट सेक्टर के शबान बैठे ये बेहतर बता सकें, कंप्लायंट सेक्टर के पास ज्यादा वो चला गया। SME सेक्टर जो है उसका टाइम बहुत लगता है, उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी जो है वो डिस्करेज होती है इससे। ठीक है जी, फिर उसकी वजह से भी कंपेटिटिवनेस पे मसला आता है। तो अगली हुकूमत को क्या करना, जरा रखते हैं अली इसी चीज को जरा रखते हैं शाबान खालिद की तरफ। शाबान साहब, अली ने अपना तज्जिया पेश किया, बावजूद तमाम इश्यूज के मसाइल के एनर्जी के ऊपर जो फोकस रहा, आप पावर जनरेशन के ऊपर रहा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, जो ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, और उसके साथ जो सर्कुलर डेट है वो अपनी जगह बढ़ रहा है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक आम बिजनेसमैन जो है, या आपका जो फ्लोर है, आपका जो 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 ट्रेड बॉडी है, उसके लोगों को फ़ायदा कितना हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा कितना हुआ? देखिए जी, मैं एक चीज़ पे बड़ा कायल हूँ, वो ये है कि जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है ना, वो रिजिलियंस पे, अपनी आप पे वो आज खड़ा हुआ है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो एक हुकूमत का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इकोनॉमी को और बिजनेस को फलने फूलने के लिए देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो उसमें काफ़ी हद तक शॉर्ट कमिंग्स रही हैं। और मैं एक चीज़ बहुत अभी अली साहब ने भी मेंशन किया, ये जो FBR है ना जी,
मतलब जो हमें फैसिलिटेट करने की बॉडी होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो एक रुकावट है। मैं इसको एक नटशल में अगर कहूँ, और इन्होंने बहुत जो अच्छी बात की कि उसमें जो है ना प्राइवेट सेक्टर को बर्डन ज्यादा मिलता है और उसमें बेनिफिट, जैसे उन्होंने कहा कि जी टैक्सेशन। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये कहते हैं जी हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी हद तक कम। एक तो ये हमारी जो एनर्जी का कॉस्ट है वो तो सबको पता ही है, ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम हमारे जो रीजन की कॉस्ट है। उसके ऊपर से आप जो रहती सहती कसर होती है, आप रिफंड्स रोक लेते, टैक्स रिफंड्स रोक लेते हैं, तो उनकी जो कैश फ्लोज है वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक, और उसके ऊपर आप आके उसको फेस सेविंग के लिए आप डिवैल्यूएशन कर देते हैं। मैं समझता हूँ डिवैल्यूएशन सोल्यूशन नहीं है। मैं एक दो दिनों पहले भी बैठा हुआ था, एक्सपोर्टर से बात कर रहा था। जैसी डिवैल्यूएशन होती है, बायर का फोन आ जाता है कि जी डिवैल्यूएशन हो गया है, मुझे आप कितना डिस्काउंट पास ऑन करेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट एक्सपोर्ट मिलना चाहिए था। जाहिर है कि रॉ मटेरियल तो आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना, इंपोर्ट वहां पे और हमारी इकोनॉमी भी इंपोर्ट बेस्ड है। ठीक है, आपका जो मेजर जो हमारा स्पेंडिंग है वो ऑयल की है, ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो आप जब डिवैल्यू करेंगे से जरा मालूम करते हैं अली खिजर, कितना ये जो कहा जा रहा था कि डिलीवर करेगा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये, और पिछले डिवैल्यूएशन जो हमने रुपये को फर्दर किया 4 महीने में 9.4% एग्जैक्टली हम डिवैल्यू कर चुके हैं, और 118.19 के ऊपर डॉलर मौजूद है। क्या जो मतलूबा नताइज इसके लिए अख्ज़ किए जा रहे थे कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी, क्या सही तौर पे ये डिलीवर कर पाएगी ये स्ट्रेटजी? देखिए जी, डिवैल्यूएशन जो है ना वो आपकी इस वजह से जरूरी हो गई थी कि आपने पिछले 3 साल के अंदर उसको नहीं किया। आप 3 साल में देखें तो एक्सपोर्ट गिरी हैं। बिल्कुल ये बात शाबान की ठीक है कि एकदम आप जो डेप्रिशिएट करते हैं उससे बायर फोन आ जाता है ये, लेकिन अगर ये साथ साथ आप ये 10% आपने जो दो चंक में किया है, यही आप 3 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते रहते तो ये इशू ना आता। नंबर 1। नंबर 2, जो डेप्रिसिएशन है मेरे ख्याल में उसका ज्यादा इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स के ऊपर आना चाहिए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी एक प्रॉब्लम ऑफकोर्स एक्सपोर्ट कम है, लेकिन इट्स अ मल्टी फेस प्रॉब्लम। उसका आंसर सिर्फ डिवैल्यूएशन नहीं है, कंपेटिटिवनेस है, और वो आज की नहीं, वो 2-3 दहाइयों की मसाइल है। लेकिन इस वक्त आपकी इम्पोर्ट बहुत बढ़ी हुई है, उसको आपने कम करना है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इस सिचुएशन पे आ गया कि आप उसको कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपने कल को IMF के पास जाना है, IMF ने आते साथ छूटते साथ कहना है 20% अप्रिशिएट करो, तो वो 20% करेंगे, उसका नुकसान झटके का ज्यादा होगा। तो ये भी अच्छा इन्होंने किया कि एटलीस्ट ये 5% कहते हैं। मेरे ख्याल में जो डार्क का पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसमें बड़ी वीकनेसेस थी। उनको बड़ा अच्छा मैंडेट मिला हुआ था, बड़ा अच्छा टाइम था, वो चीजों को ठीक कर सकते थे। लेकिन ये जो अब्बासी और मिफ्ता का डियो है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनकी टाइमिंग गलत है। इन्होंने कुछ सॉफ्ट रिफॉर्म सॉफ्ट रिफॉर्म जो है अली, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की कमी जो होगी वो भी आड़े आएगी, लिहाजा जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं चाहूंगा कि आपसे मैं पॉइंट टू पॉइंट भी बात करूं। ये मुझे फरमाइए, ये मुझे बताइए कि डार साहब ने डॉलर को 100 पे 105 के अंदर रोक के रखा हुआ था। IMF के तो रिलीजन में लिखा हुआ है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी को लेके चलेंगे। तो हमारा जो IMF के साथ प्रोग्राम था 3 साल का 4 साल का पूरा प्रोग्राम IMF ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर गुजार दें? IMF को उस वक्त प्रेशर नहीं दिया हुकूमत के ऊपर? ये लोग क्यों नहीं माने? देखिए IMF का प्रोग्राम भी बड़ा पॉलिटिकल होता है। IMF के बोर्ड पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस अमेरिका की होती है, और पाकिस्तान के और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो IMF के प्रोग्राम को बड़ा एंकर करते हैं। तो उस वक्त हमारे रिलेशनशिप बेहतर थे, तो उस वक्त, और दूसरा हमारी रिजर्व सिचुएशन भी नहीं थी, तो डार साथ की वो चीजें चलती रही। आज एक तो यह है कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर नहीं है, नंबर 1। दूसरा, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है। तो अगर आज हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो वो कंसेशन जो हमें अमेरिका की वजह से मिल जाते थे वो शायद नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हमें थोड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा, उसके सूरत में हमें ये करना पड़ा है। ठीक है जी, ये चीज करनी थी, ये चीज जरूरी थी, वो करनी थी। पॉइंट अब आप दोबारा सुन ले कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन सॉफ्ट रिफॉर्म नहीं करेंगे तो एनर्जी के प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होंगे। टैक्सेशन इन्होंने बढ़ा दी है, टैक्स टू GDP थोड़ा बढ़ा है, लेकिन टैक्स का बर्डन जो है उन्हीं पे ज्यादा है जो पहले पे करते थे, या गरीब पे इनडायरेक्ट फॉर्म में ज्यादा है।
अब इन्होंने जो टैक्स रिफॉर्म पैकेज पेश किया है एमनेस्टी स्कीम के अंदर, जो उनके चंद नकात हैं जिससे रियल एस्टेट में पैसा नहीं जाएगा, इनकम टैक्स को कम कर दिया है। इसके बाद अगर ये रिटेल एंड ट्रेड सेक्टर को वापस नहीं टैक्स रेट में नहीं लाते तो एक बड़ा मसला होगा। दूसरा बड़ा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आपका इस वक्त होलसेल, रिटेल और ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 19% है। वो इतना ही एग्रीकल्चर का, गालिबन वो एग्रीकल्चर से ज्यादा है, यानी कि टोटल एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक और फिशरीज और आपकी जो पोल्ट्री सब मिला के आ जाता है ना, वो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जितना है उतना ही होलसेल एंड रिटेल का है। तो आज का नारा ये होना चाहिए कि उसको भी टैक्स रेट में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिजर, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस पूरा पेश किया। नाज़रीन, लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इरफान कैसर शेख साहब ने। आप चेयरमैन टाफ्टा हैं, टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, और काफ़ी मुस्तैदी के साथ इस इदारे को लेकर चल रहे हैं। बिफोर दैट इरफान कैसर शेख साहब जो हैं वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कैसर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो ये एक कयास किया जा रहा था, तवक्का की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो आपके बिजनेस कम्युनिटी को होगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, प्रॉस्परस हो गया हमारा मुल्क जो आगे बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। क्यों इतने तवक्कात के ऊपर हुकूमत पूरी नहीं उतर सकी? इरफान कैसर शेख साहब। देखिए, बहुत ही अपने पर्टिनेंट और अच्छा सवाल जो आज का मेरे ख्याल में समझता हूँ मैं पूरे दिन का टॉपिक होना चाहिए कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो PMLN जो कि पिछले 30 साल से एक बिजनेस फ्रेंडली पार्टी कहलाती है और बजट पेश करती रही, तो इन 4-5 सालों में देखिए बेसिक वजह यह है कि अब इस जो पिछले 4 सालों में, या मैं कहता हूँ पूरे 1 साल का जो भी हम क्रक्स लेते हैं, इनकी तमाम तर जो तवज्जो मरकूज़ रही वो ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है, जो लोग आपके इल्म में है कि आज से 3-4 साल पहले 18 लाख टोटल टैक्स असेसी से जो कि कम होकर 12 लाख हो गया, और अब ये तकरीबन बातें हो रही है कि वो 8-8.5 लाख पे। इनकी तमाम तर तवज्जो जो हमारे इकोनॉमिक टीम की रही कि उन्हीं को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ करें और उन्हीं से ज़्यादा हम टैक्स वसूल कर सकें। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि अब तकरीबन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जहां पे 12 लाख सिर्फ जो लोग हैं वो टैक्स नेट में है। तो मैं समझता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड हमें, और उनमें भी कितना परसेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के उन लोगों का है जिनकी एटसोर्स टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। अब उसमें से भी 5-5.5 लाख लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे। इसके ऊपर भी बात करूंगा। बिल्कुल, आपने स्टूडियो में और आ जाते हैं, जरा इसके ऊपर भी आ जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। वेलकम बैक। लाहौर स्टूडियो में इरफान कैसर शेख साहब, एक बार फिर आपकी तरफ चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह से जो तवक्कात थी बिजनेस कम्युनिटी की। आप क्या समझते हैं, अब क्या ये लेगेसी क्या छोड़ के जा रही है नून लीग की हुकूमत? नहीं, देखिए, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, ये कहना भी सरासर गलत होगा कि बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी की उमंगों के मुताबिक गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ देर आर सेक्टर्स इन विच जिसमें गवर्नमेंट ने आउट परफॉर्म किया और देर आर थिंग्स जिसमें उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश थी। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का पहले दिन से दिल था कि जो 18 लाख लोग जो नेट में हैं उन्हीं को स्क्वीज करके उन्हीं से ही 22 करोड़ आवाम का जो टैक्स है या वो मुल्क चलाएं और उन्हीं से ज़्यादा ले लें, जो कि मुमकिन नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि उसकी इसीलिए जो तादाद है 12 लाख हो गई, और वो लोग जो नेट में थे वो समझते थे हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं बल्कि उनको नुकसान होता था। रोज़ाना एक नोटिस, रोज़ाना वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, रोज़ाना FBR के लोगों को डील कर रहे हैं, और उस 12 में से भी 5.5 लाख कॉर्पोरेट के लोग थे जो टैक्स देते। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री के लिए, जैसे आपको पता है LNG वो एक गैस से महंगा सोर्स है और एक उन्होंने लोड शेडिंग पे तो काबू पा लिया, लेकिन
अब बात यह कि कॉस्ट ऑफ कहां पाया सर, कहां पाया लोड शेडिंग पे, कहां पाया काबू? अब जरा कराची जाके देखिए। लोड शेडिंग नहीं, लोड शेडिंग मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री में कराची, पंजाब 90%, 85% उन्होंने जो इंडस्ट्रियल फीडर से उनको एग्जाम कर दिया लोड शेडिंग से। लेकिन मसला यह है कि अब एट व्हाट प्राइस, कॉस्ट का अब फैक्टर है कॉस्ट का। दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि पाकिस्तान में मसला तवानाई का नहीं है बल्कि सस्ती तवानाई का है। सस्ती तवानाई अभी भी आगे चल के आपको नहीं मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। अब हम पूरे रीजन में महंगे हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई। तीसरी वजह जो मैं बताऊं, जो अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पिछले 40 साल या 35 साल का लोएस्ट इस वक्त मार्कअप रेट है जो कि बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज है। ऑल टाइम लो जो इन्फ्लेशन की वजह से आज 6% काइबर रेट है। ये हमारा ड्रीम होता था जो हम 12, 13, 14 साल से बिजनेस कम्युनिटी एडवोकेट करती थी। चलें ठीक है, इस 45-46 साल के हिस्टोरिकल लो जो आपका इंटरेस्ट रेट है इसने कितना डिलीवर किया? प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक कितना बड़ा? शाबान खालिद, कितना इस वक्त जो है ये बेनिफिट हुआ है हमारी इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट ऑफ टेक के हवाले से? नहीं, मैं समझता हूँ उसमें कदर निस्बत बेहतर हुई। जो इससे पिछली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी में, अगर बैंकिंग के पास कैपेसिटी ही नहीं थी क्योंकि सारी तो खुद लैंडिंग की हुई थी, तो उसमें काफ़ी और उसका इम्पैक्ट आया है। मगर कहने उसके बावजूद भी जैसे जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर जैसे सारे अर्ज कर ही रहे हैं कि एनर्जी का जो, और एनर्जी का मैंने आपसे एक और अर्ज की, एनर्जी का इनका जो फोकस एक जो हमें शुरू में बताया गया था कि एनर्जी मिक्स ठीक करेंगे, क्योंकि ये खुद अनाउंस करते थे कि जी हम क्यों ऐसे इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंड किया जाए, क्यों ना हमारी अभी भी जो एस्टिमेट्स है वो तकरीबन 1/7 ऑफ और हाइड्रो पावर पोटेंशियल हम उसको टैप करते हैं। और अभी भी हमारी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है वो अभी भी उन्हीं पावर प्लांट्स पे जा रही है जो इंपोर्टेड फ्यूल पे। तो मैं समझता हूँ कि एक जो इनका बड़ा क्रक्स, इनका जो फोकस होना चाहिए और जो मिसिंग रहा है इनसे, कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है जो बार बार हमारी इंडस्ट्री की तरफ से, इकोनॉमी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्टर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि जी किसी ना किसी तरह जब तक ये देखें, जब तक आप महंगी बिजली प्रोड्यूस करके सस्ती बेचते रहेंगे आपका सर्कुलर डेट बढ़ता रहेगा, उस पर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकेगा। और इनका जो एक मेन फोकस था कि जी हम आके एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो नहीं कर सके। अच्छा, एक बार फिर इरफान खसर साहब, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगेन 70 प्लस, $73-74 पर बैरल, और नीचे हमें जो बॉटम मिला था $23-24 पर बैरल का भी मिला था, उससे खातिर खा फायदा नहीं उठाया जा सका। क्या कुछ कर सकते थे हम? एक बार फिर $23 के नीचे जाके क्या मिलता? कुछ भी नहीं बचता था। कोई हेजिंग होती, कोई पूरी दुनिया ने उससे फायदा उठाया, हम क्यों नहीं उठा सके उससे फायदा? बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया इमरान साहब। पूरी दुनिया ने जब $27, $28 जब क्रूड ऑयल हुआ, आज से 4 साल पहले लोगों ने 4-4, 5-5 साल के सौदे इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट्स ने बुक किए, हैज किया। अब हमारी देखिए $11-12 अरब डॉलर की जो सालाना इंपोर्ट है ऑयल की, हम उस पर ऑयल डिपेंडेंट हैं, तो हम उसका बहुत बड़ा एक हम बेनिफिट उठा सकते थे। आज वही $70-71 जो है WTI जो हो गया है, और जो ब्रेंट है वो $75 पे। तो ये एक बहुत बड़ी हमने अपॉर्चुनिटी, हमने एक बोट दोबारा मिस की। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान का ट्रेडिशनली जो 50 साल से डॉलर के मुकाबले में पाक रुपी जो है उसका डेप्रिसिएशन की जो एवरेज है वो 3.25% सालाना है। हम हर साल एडजस्ट करते आ रहे हैं 50 साल से। इस दफ़ा हमने 6 साल से उसको आर्टिफिशली जो मैनेज या कंट्रोल किया डार साहब ने, वो मैं समझता हूँ कि ये हरगिज़ ये कहीं भी किसी दुनिया में, किसी मुल्क में, किसी इदारे में आर्टिफिशली जब तक आप मैनिपुलेट कंट्रोल करेंगे, एक वक्त आता है जब बबल बस्ट होता है। वही हुआ कि जब आज अगर हम, तो आप समझते हैं कि जो डार साहब की अप्रोच थी, जो उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क था, और स्पेशली जो शरह तबादला के हवाले से, एक्सचेंज रेट के हवाले से जो था, वो सही नहीं था? बिल्कुल सही नहीं था। यही अगर हम 4-4% 5 साल पहले करते, आज हम कह रहे हैं कि एक क्वार्टर में, पिछले 8 महीने में हमारी एक्सपोर्ट जो हैं पिछले एक क्वार्टर में 13% उनका इजाफा हुआ है। तो यही 5 साल हमने इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने रीजनल ममालिक को दे दिए। उनकी करेंसी से बेहतर थी और वो एक्सपोर्ट्स में कहाँ से कहाँ निकल गए, और हमने दोबारा एक जो है बोट और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, इस दफ़ा भी
हम ये क्योंकि ये खिता हमारा इस वक्त सबसे आइडियल खिता है इन टर्म्स ऑफ के जो हमारे पास चीप लेबर है, जो हमारे पास एफिशिएंट मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। अब हमने एडजस्टमेंट किया डॉलर के अगेंस्ट, और सबसे बड़ी बात कि हमें अब इन्हिसार, जिस तरह आपने भी ऑयल का कहा, हमें अपने इंडस्ट्री को चलाना है, हमें जो हाइडल पे बिजली पे जोर देना है। हम हर साल 12 अरब डॉलर ऑयल की इंपोर्ट पे खर्च नहीं कर सकते। पिछले साल 2.5 अरब डॉलर के जनरेटर्स आए हैं, अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो कल कुछ इंडिकेटर्स आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, वो हेल्दी इंडिकेटर्स हैं। ऑल्दो इंडस्ट्री 7.8 से 5.8 पे, 5.3 पे आ गई, थोड़ी सी एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना होगा, खासतौर पर इंडस्ट्री को अपने जो रीजन में, खित्ते में जो एनर्जी के प्राइसेस हैं, जो मार्कअप हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमें एट पार लानी पड़ेगी, और तभी हम जो है अपना हम आगे बढ़ सकेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इरफान कैसर शेख साहब, अब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ रहे और मजमूई जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर आपने अपना टेक दिया। और इसी वक्त आप लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में शाबान खालिद हैं। शाबान, क्या होता रहा जो ट्रेड बॉडीज़ को इनका इनपुट शामिल नहीं किया जाता रहा? आप लोगों की जो सजेशंस होती थी, जो रिकमेंडेशंस होती थी, वो नहीं पहुंचती थी या उनको ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी? मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल ये नेल्ड इट राइट इन द हेड। सजेशंस को अहमियत नहीं दी जाती थी, और कई बारी मैं आपको ये फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि हमने बहुत डिटेल, और हर एसोसिएशन और हर ट्रेड बॉडी अपनी डिटेल रिकमेंडेशन देती है, फिर नेगोशिएशंस भी करते हैं, उनको उसकी दलील देते हैं कि इसकी क्या वजूहत हैं, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे नहीं है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बेस पे है। उनको सारा फ्रेमवर्क बताया जाता है कि इसके ये दलाइल हैं जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरी आएगी या इकोनॉमी की बेहतरी आएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे इनके अपने शॉर्ट साइटेडनेस है या इनके जो पोलिटिकल, मैं एक छोटी सी आपसे अर्ज करता हूँ, उसका एक मिसाल इस तरह देता हूँ कि हमने इनको एक फ्रेमवर्क दिया था कि जी टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें हमने एक फ्रेमवर्क दिया था कि जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनसे कैसे आप टैक्स वसूल किया जाए, उसमें एक कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ, और उसमें ट्रांसपेरेंसी का हमने एलिमेंट ऐड किया, उसमें ऑटोमेशन, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ जोर नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ, मैं और मेरा जो इतना इन सालों में जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मैंने समझता हूँ कि टैक्स नेट बढ़ाना मोर देन कैपेसिटी इज अ पॉलिटिकल विल। आया कि इनमें वो पॉलिटिकल विल थी नहीं थी, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि मैं समझता हूं कि इनमें पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से ये टैक्स नेट नहीं बढ़ सका। और इनका फोकस रहा है कि जी, जैसे अली साहब ने भी पहले अर्ज किया कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है, मैं अब आपको ये फिगर्स देते हैं जी 3,366 बिलियन, 8.2% आपने टैक्स कलेक्शन इनहांस की। आया कि टैक्स पेयर्स इतने एनहांस हुए, अगर नहीं हुए, और करेक्शन भी हुई, तो उसमें रिफंड्स कितना रोका हुआ था, उसमें विदहोल्डिंग एजेंट्स, क्योंकि पूरा का पूरा हर जगह पे हुकूमत की जो है वो पिछले 5 साल में देखने में आई कि ज्यादा से ज्यादा विदहोल्डिंग एजेंट्स जो उनको बढ़ाया जाए, और जो इनका बेस ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन रही है, खुद ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इनको टैक्स पेयर्स कलेक्टर्स चाहिए, और उसमें भी किस तरह करते रहे वो भी एक नाइंसाफी वाली बात रही है। आपकी भी बात को आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद एक और पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, और ट्रांसमिशन बजट 2018-19 के हवाले से जारी है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो से बजट 2018-19 की स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करा था। चलो, इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आइला माजिद, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आइला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कराची स्टूडियो में मियां जाहिद हुसैन, आप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम्स के। बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब, आप भी कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आइला, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप हैं, और मैं जानना चाहूँगा पिछले 5 साल में जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई, ज़ाहिर है कि इतनी बहुत ज़्यादा जो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है इतना अच्छा नहीं है। अब हालात कितने बदले हैं पाकिस्तान में, आपके पास भी क्यूरीज आती होंगी,
किस तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल्स आ रही हैं और कहां से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो है वो वापस जा रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना आसान हुआ है पाकिस्तान में, कितना अच्छा हुआ है? थैंक यू इमरान। पाकिस्तान में पिछले 5-6 सालों और अगर पिछले डेकेड की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो ये रही है फोकस्ड के जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि पाकिस्तान के अभी पिछले सेंसस में 208 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये उसको फोकस्ड है। सो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है टेलीकॉम सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है बिकॉज हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही लिमिटेड थी ब्रांचलेस बैंकिंग से पहले। सो ये कुछ एरियाज हैं जो जहां पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई है। इसके अलावा पावर सेक्टर में आई है इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स जो हम सुनते भी हैं, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाइडल है, जिसमें थर्मल है, जिसमें सोलर है, नए भी हाइडल प्रोजेक्ट्स में आ रही है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इन्वेस्टमेंट है? पावर जनरेशन में तो बहुत आई है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो जी हो जाएंगी ना, आपकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं तो उसमें से तो वो तो सारी स्टेट ओन्ड है। जब तक उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, जितने भी तमाम डिस्कोज हैं, चाहे वो फेस्को है, आईएसको है या गेपको मेपको वगैरह तमाम जो है, वो तो वहां पर आएगी। अभी ये जो ट्रांसमिशन में होपफुली जब शांघाई इलेक्ट्रिक विल टेक ओवर कराची इलेक्ट्रिक, तो वहां पे आएगी इन्वेस्टमेंट मजीद आएगी। तो ये बाकी जितने भी जो सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा, टेलीकॉम, बैंकिंग, ये तमाम इसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आई है। इसके अलावा जो नए सेक्टर्स जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, अगेन वो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखते हुए आ रही है, हेल्थ केयर में आ रही है। अच्छा, तो ये काफ़ी सारी जगह जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब आपका सवाल था कि कहाँ से आ रही है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टर का बेस डाइवर्स है, बहुत सारी वी अंडरस्टैंड चाइना से आ रही है, इसके अलावा फार ईस्ट के और भी मुल्कों से आ रही है, कोरिया से आ रही है, यूके से आ रही है, यूएस से आ रही है, मिडल ईस्ट से आ रही है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो आई है ज्यादातर वो मिडल ईस्ट से आई है। टेलकोज में जो आपकी ज्यादा अदर देन लाइक वन चाइनीज सारी आ रही है, कुछ गई भी है पाकिस्तान से बाहर? जी बिल्कुल। कहाँ गई और क्यों गई है? अच्छा, पाकिस्तान से एक जो सेक्टर जिसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से गई है वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस, और वो इतना अच्छा सेक्टर, आई मीन दिस इज अ ब्रिलियंट सेक्टर इन माय ओपिनियन, और हमारे पास ह्यूज रिसोर्स है। और हमारे तो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारा बेसिक 100 इंडेक्स है उसमें बहुत हैवी वेटेज है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर। वो है जी, और हम क्योंकि नेट ऑयल इंपोर्टिंग या ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमने बहुत सारी तवज्जो एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने दूसरे रिसोर्सेज को दी जिसकी जरूरत थी। एलएनजी आया गैप फिल करने के लिए, और भी चीजें आई, बट हमने निग्लेक्ट किया अपनी लोकल इंडिजिनस रिसोर्सेज को, जिसमें हमारे पास तेल भी बहुत है, गैस भी बहुत है, मिनरल्स भी बहुत है। हमारी पॉलिसीज भी अच्छी हैं, बट जब उस पॉलिसी की जब इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन होती है, यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। अब जब बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, तो वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्वेस्टर यही देखता है कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या अगर मैं किसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे आ रहा हूँ, सो हाउ स्मूथली विल आई बी एबल टू ऑपरेट, हाउ स्मूथली विल आई बी एबल टू फंक्शन हियर इन द कंट्री। So इन्वेस्टमेंट याद है कारके यहाँ पे आया और भी बहुत सारे लोग आए, उसके बाद जो है वो जो टर्म्स होती हैं, जो तय पाती हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो यहाँ पे आने के बाद जब चीजें सामने आती हैं तो फिर वो लिटिगेशन में भी जाती हैं और फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाती हैं, वहां पे हम नुकसान भी उठाते हैं उसका। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, आने के बाद इस पे ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता, ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होता इसमें? आज भी सीपैक के हवाले से हम बात करें, 30-31 जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, चैलेंज करते हैं लोग यहाँ पे। और आईसीएमएपी के प्रेसिडेंट फाउंडर हनीफ हजारी साहब कह रहे हैं कोई एक अगर आपने किसी के डॉक्यूमेंट आपने लगाए हो, वेबसाइट के ऊपर दिखाए हो, ये ट्रांसपेरेंसी का अमल क्यों नहीं होता? देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करूंगी कि ट्रांसपेरेंसी के नहीं है। मेरे ख्याल से है नहीं। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रांसपेरेंसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में है,
बट पीपल शुड नो वेयर टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। ये बहुत ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह बात है अगर ये हम बाहर ये दे रहे हैं। आई एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आई वुड नेवर से कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरे ख्याल से जो इम्प्लीमेंटेशन में हिकअप्स आते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम है। रखते हैं कराची में ये सवाल। डॉक्टर इस वक्त मियां जाहिद हुसैन साहब, सारी की सारी जो तवज्जो है वो इस वक्त आयला माजिद से बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है लेकिन पाकिस्तान से गई भी है। बहुत ज्यादा जो एनर्जी के ऊपर फोकस किया मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन एनर्जी सस्ती नहीं हुई। पावर जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं है। एक आम बिजनेसमैन जो है उसको इससे कोई सरोकार नहीं, उसको यह कि इनपुट कॉस्ट उसकी कम हो। क्या कहेंगे मियां जाहिद साहब? शुक्रिया जी, आपने आज मुझे मदऊ किया। बात ये है, वो आपने क्वेश्चन किया है। कराची स्टूडियो से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर हमारी कोशिश होगी कि कराची स्टूडियो में हम जाएं और राब्ता करें। अच्छा, तो ये सूरत हाल जो आप कह रही हैं कि जाहिर है कि कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनरल पब्लिक के लिए उसको कर दें, लेकिन कम से कम जो आपके इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और दूसरे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जोर इसके ऊपर दिया जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स तो दिखाएं कि आप किन टर्म्स के ऊपर जो है वो चाइना से डील कर रहे हैं, सीपैक के हवाले से, स्पेशली सीपैक के हवाले से बात करें। ये बिल्कुल इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है। ये डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के राइट्स लॉ भी पास हो चुका है, लॉ बड़े अरसे से है जी, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का लॉ है। बट मेरे ख्याल से विदाउट हैविंग दैट इंफॉर्मेशन हमें नेगेटिव बात भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसमें देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टेट टू स्टेट G2G बेसिस पे चाइनीज गवर्नमेंट की फंडिंग है। अब उसके टर्म्स वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली वो क्या है। वो चलें स्टेट टू स्टेट में प्रोबेबली वो दिस इज नॉट एज लाइक कि आप किसी कंपेटिटिव बिडिंग में जा रहे हैं, स्पेशली जहां पे आपको फॉरेन स्टेट आपको फंड भी कर रही है वो प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, चले इस पे मजीद आगे बात करेंगे। नाज़रीन, आयला माजिद इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में और कराची में मियां जाहिद हुसैन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची स्टूडियो में मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, फरमाइए कि कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और मिफ्ता साहब भी उसमें थे, एहसन इकबाल साहब भी ऐसे उसमें कौम से खिताब कर रहे थे और बाजार ऐसा लग रहा था कि एनर्जी क्राइसिस हल हो गया। 1000 मेगावाट जो आपके सिस्टम में इस हुकूमत ने शामिल कर दिए। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, क्या बिजली सस्ती हुई जिसके वादे किए गए थे? और एक आम बिजनेसमैन को, एक सनतकार को इस वक्त जो क्योंकि PMLN के हवाले से बात किया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हुकूमत होगी, पिछले इस 5 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक है तो पिछले 10, 15, 20 सालों से हम एनर्जी क्राइसिस मुख्तलिफ अंदाज में फेस कर रहे थे, जिसमें एनर्जी की शॉर्टेज भी थी, प्राइस का मसला भी था, फिर उसके साथ गैस की शॉर्टेज भी साथ शामिल हो गई बिजली के साथ साथ। अब इस गवर्नमेंट ने जो मैनिफेस्टो था और इलेक्शन जीता था वो इसी एनर्जी पे जीता था। अब इन्होंने एनर्जी को नो डाउट सिस्टम में शामिल कर दिया और आज लोड शेडिंग की जब हम बात करते हैं तो लोड शेडिंग बहुत कम हो गई है और अगले चंद दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में लोड शेडिंग शायद मुकम्मल ख़त्म भी हो जाए। इसी तरीके से गैस में जब हम बात करते हैं तो LNG की इंपोर्ट के बाद से गैस की जो शॉर्टेज है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 2 टर्मिनल ऑपरेटिव हो गए हैं, बाकी 3 टर्मिनल और बहुत जल्द। लेकिन सर मेरा सवाल है कि सस्ता कितना हुआ? सस्ते का जहाँ तक ताल्लुक है, अब जहाँ तक सस्ते का ताल्लुक है, बात यह है कि हमारे यहाँ तकरीबन 200 अरब रुपए की बिजली की चोरी है और 200 अरब रुपए के बिजली के हमारे लाइन लॉसेस भी हैं। तो ये 400 अरब रुपए का मतलब ये है कि इसको अगर हम कंटेन कर लें तो 3 रुपए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा है, तो अगर हम इसको कंटेन कर लें तो 3 रुपए पर यूनिट हमारी बिजली की प्राइस कम हो सकती है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे पहले यूनिट जो लगे हुए थे इस 10,000 मेगावाट आने से पहले, वो तकरीबन अपनी उम्र पूरी कर चुके थे और वो 30-40% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। अब जो यूनिट आए हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बिजली की कॉस्ट आ रही है वो कदरे कम आ रही है और फिर नई टेक्नोलॉजी पे आ रही है। अब मैं ये बजा तौर पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो पहला मुहाज था उसको अगर कामयाबी से हैंडल कर लिया है तो अब इन्हें उसकी कॉस्ट कट करनी होगी, जो कि साबका वजीर आजम ने वादा भी किया था
कि जी हम अब बिजली देने का सबसे पहले हमारा मरहला था और अब अगला मरहला यह है कि हम इसकी कीमत कम करें, और जो अगले 2-3 महीनों में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बिजली की कीमत कदरे कम होगी, जो कि इस वक्त भी रीजन में जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिसके नतीजे में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। अगर हम बांग्लादेश के मुकाबले में बात करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2 गुना है, और अगर हम इंडिया के मुकाबले में बात करते हैं तो 1.8 गुना हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को जब हम हैंडल करेंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे इस रीजन में, और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब कम होगी, तो मैं ये समझता हूं कि फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, दहशतगर्दी की हम बात करते हैं, असल में तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर काबू पाया गया, इसमें कोई शक नहीं ना हो। एक और चीज सर, डीवैल्यूएशन ने जो थी इस वक्त कितना पॉजिटिव असर कह लें आपकी इकॉनमी के ऊपर या आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कितना जो है वो कंट्रीब्यूट किया? हम तकरीबन 12% के 13% के करीब हम डिवैल्यूएशन कर चुके हैं दिसंबर से लेके अब तक, और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली पड़ना था, जो कि गवर्नमेंट ने पढ़ा, लेकिन उसको उनके हदफ के मुताबिक रहा, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जी हमने हदफ में रखा इसको, इसलिए उनको ज़्यादा गवर्नमेंट को उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, जबकि पहले 2 गुना ज़्यादा होती थी, आजकल वो 3 गुना हो गई हैं। तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं ये समझता हूँ कि उससे हमारी इंपोर्ट्स की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ तक एक्सपोर्ट से आपने पूछा, जी जहाँ तक आपने एक्सपोर्ट से सवाल किया, तो एक्सपोर्ट में डिस्कनेक्ट एक बार फिर कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो डिवैल्यूएशन के हवाले से मैं बात कर रहा था, और कहा यह जा रहा है प्राइमरीली कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसका हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन कहीं से सेट नहीं हो पा रही, और 9.4% हम डिवैल्यू कर चुके हैं अपने रुपए को पिछले 4 महीने में। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? ये हमें हमेशा मुआवजा करके करना चाहिए। देखें, थोड़ी बहुत आपको स्पेस देनी पड़ती है, फिस्कल ये मेजर्स करने पड़ते हैं, बट जैसे अभी दूसरे स्पीकर की बात कर रहे थे कि हम एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो ये हमें ये चीजें इतनी सूट नहीं करती। आप देखें, इट हैज टू बी डन एज एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि आप एक सेक्टर को कितना बेनिफिट दे रहे हैं, वीजा वीज जो नुकसान बाकी आपका हो रहा है, हम एड हॉक पॉलिसीज पे चलते हैं। दिस इज व्हाट वी शुड नॉट बी डूइंग। आप थोड़े फॉरेन इन्वेस्टर, ये मेरे ख्याल से एक पॉलिसीज का जो कंटिन्यूएशन है, जो तसलसल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेन इन्वेस्टर यही देखता है जी, स्टेबिलिटी देखता है। अगर आप एक साइड पर रख दें कि कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लॉजेस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स क्या तय हुई थी, वो देखते हैं कि हमें आगे हमारे लिए कितनी स्मूथ सारी की सारी चीजें होंगी। जैसे पहले मैंने जिक्र किया, वो नहीं चाहते कि वो कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करें, या अगर किसी पॉलिसी को वो लेके जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। आपने थोड़ी देर पहले बिजली की बात की कि बिजली का क्या है। देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट हैं। बिजली की आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, बिजली का बिल आपका कभी ट्रांसपेरेंट है? The answer is no, बिकॉज आपके बिजली के बिल में सिर्फ आपकी बिजली की कॉस्ट नहीं है, उसमें ABCD इतने सारे टैक्सेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर जस्ट ओनली अ व्हीकल कि वो पास थ्रू हो रहा है और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा रहा है, बिकॉज आपका फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है। हमें एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लफ्जों में हुकूमत इज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर विदहोल्डिंग एजेंट्स ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो विदहोल्डिंग एजेंट की आप समझना, बिकॉज हमने अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाया, और इसके अलावा जो हमारे जो है अब टैक्स डिपार्टमेंट को भी, उनके लिए भी वी शुड बी, उनको भी थोड़ी सी स्पेस दें। उनके सर पे इतने बड़े बड़े टारगेट्स आप दे रहे हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं होती। अनदर थिंग, जो इन्वेस्टर्स जिस चीज से खफा होते हैं, जो उनको चीज नहीं पसंद आती, और दैट्स व्हाई दे लीव द कंट्री ऑल्सो, जो कुछ चंद केसेस में हुआ है, वो चाहते हैं कि आप, अगर आपने टैक्स वालों को इतना बड़ा टारगेट दिया हुआ है, टैक्स पर्सन विल से व्हाट एवर इज द केस, एक दफा तो मैं टैक्स लेके अपना टारगेट पूरा कर दूं, ये फिर केस आगे चलता रहेगा, बाद की देखी जाएगी। इससे ओवरऑल हमें नुकसान होता है।
So these are a lot of things हमें देखे, but nevertheless I would like to talk about something positive as well. आप शुरू में बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आई. देखिए अभी दुनिया की इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, सो इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी स्पेस है. हमारी यंग पॉपुलेशन है, टेलकोज हैं, हमारी जो ब्रॉडबैंड की जो मेरे ख्याल से जो कवरेज है, जो इंटरनेट 3 यूजर्स हैं वो 53% हैं. हमारे 149 मिलियन जो पीटीए का जो लास्ट फिगर है सेल्यूलर यूजर हैं. इसी को देखते हुए एक बिल्कुल रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है जो चाइना की जो अलीबाबा की जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंड फाइनेंशियल, दे हैव इन्वेस्टेड 80 बिलियन का प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया था सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को. उसके नतीजे में कुछ एक्सपोर्ट्स हमारी यकीनन बढ़ी हैं और आने वाले दिनों में कुछ और भी बढ़ सकती हैं. लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं उसका जो सब साइड इफेक्ट है वो हमारा इंपोर्ट्स की वजह से वो बराबर हो जाएगा. मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी ये कहा कि हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इंपोर्ट उसके मुकाबले में आधी बढ़ी है. तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो सारा जो बेनिफिट है वो सबसाइड हो जाएगा. उसकी वजह ये है कि ये सारे एडहॉक मेजर्स हैं. इन एडहॉक मेजर से टेंजिबली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ सकती जब तक कि हम उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ना निकालें. उसके लिए हमें जाना होगा मार्केटिंग में, हमें ब्रांड एक्विजिशन में जाना होगा, हमें स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना होगा, सर्टिफिकेशन पे जाना होगा. तो ये जो चीजें हैं, हमें जो जदीद मार्केटिंग टूल्स हैं इनको जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, जदीद मार्केटिंग टूल्स को हमें और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो ये एक पैकेज है. ये पैकेज को जब हम लेके आएंगे तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. हम नियतों पे शक नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है कि जो पॉलिसीज है वो किस आई जाती हैं. ये जाहिर है कि जब डिलीवर करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले यही चीजें देखी जाती हैं. मियां जाहिद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया. कराची स्टूडियो में आप हमारे साथ रहे और इस्लामाबाद स्टूडियो में अभी हमारे साथ मौजूद है आइला माजिद. एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. वेलकम बैक. एक बार फिर खुशामदीद ट्रांसमिशन में. कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब. आप साबिक सदर रहे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इस्लामाबाद स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आइला माजिद. चलते हैं कराची. अंजुम साहब, आपके पास इस वक्त जो दो चीजें जिनके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जो डिवैल्यूएशन हुई और दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जो पैकेज अनाउंस किया था, उसमें जाहिर है कि जो टैक्स स्लैब्स के हवाले से रेस किया था वो आज तकरीर में जो है वो कहा जाएगा, उसको इस बजट का हिस्सा बनाया जाएगा. और दूसरा जो काले धन को सफेद करने के लिए स्कीम थी, क्या ये दोनों चीजें डिलीवर करती हुई नजर आ रही है? टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो डिलीवर करती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, पहले जो आपने चीज पूछी थी वो क्या थी, दोबारा दे, आप बुरा ना माने. पहली चीज तो आपने जो टैक्स स्लैब जो बढ़ाया, एक रिलीफ जरूर मिला, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि तकरीबन 5.5-6 लाख जो आपके टैक्स फाइलर्स हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. और दूसरा, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे मैं लेके चलता हूं. देखिए, जहां तक टैक्स स्लैब का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अच्छा डिसीजन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर. ठीक है, बहुत सारे को आधे बिलियन के करीब लोग टैक्स चले जाएंगे, चूंकि उनका स्लैब जब बढ़ जाता है तो उस नेट से निकल जाएंगे, लेकिन वो दे विल रिमेन टैक्स इन द सेंस कि ये बहुत अच्छी बात डिसीजन दिया गया. चूंकि वहां मुतालबा था बिजनेस कमेटी का, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से और जो लिमिट 4 लाख की थी, मैं समझता हूँ बहुत कम थी, ज्यादती थी. और खासतौर से सैलरीड क्लास के जो लोग हैं जो टैक्स नेट से किसी तरीके से बच ही नहीं सकते थे, उनको टैक्स देना ही पड़ता था, तो उनके लिए एक मेजर रिलीफ है एंड दे अप्रिशिएटिंग इट. बट साथ साथ मैं ये भी कहूंगा इमरान भाई कि ये देखें ना, टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है. आज 70 साल बाद हम वही ट्रेडिशनल बजट दे के और समझे कि ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आवाम एक नए उसमें कंटेंट लीव कोई चेंज आ जाएगी, तो मैं हम उस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं है. अभी जो न्यूज़ आ रही हैं और मुख्तलिफ तरीके से ये वही ट्रेडिशनल बजट दे के कुछ यहाँ से किसी एग्जेम्पशन दे के और कहीं जगह ड्यूटीज बढ़ा के, ये अब मेरे ख्याल इनको एक विजन पूरा चेंज करना पड़ेगा, एक बड़ी सोच करनी पड़ेगी. आज ये 27-24 $24.5 अरब नहीं, तो बुनियादी फर्क देखें, हुकूमत वही है मुस्लिम लीग नून की. बुनियादी फर्क, ये छठा बजट आज होगा. पिछले 5 बजट और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो डार साहब लेके चले. आज जो है
मिफ्ता इस्माइल साहब इस सेटअप में। जाहिर है कि राना अफजल और मिफ्ता इस्माइल, कितना पॉलिसी चेंज आप इस वक्त देख रहे हैं डार साहब से और इस लेटर हाफ में जो हम आए इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ मिफ्ता साहब उनको कि उनका एक्सपीरियंस मैं समझता इससे बहुत ज्यादा नहीं था। जो इसाक डार साहब एक पुराने सीजन मिनिस्ट्री से बहुत इन्वॉल्व हुए, लेकिन एक बहुत मेजर डिसीजन, आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लिया जो टैक्स स्लैब्स के अंदर कमी की गई है। लेकिन जो ओवरऑल बजट की न्यूज आ रही है, मैं नहीं समझ उससे कोई, मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ी कोई हम चेंजेस या ग्रोथ पाथ पे चल सके। हम अक्सर आपसे बात करते हैं कि हर साल कोई 3 मिलियन के करीब जॉब मार्केट में लोग दाखिल हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे एवेन्यूज हैं? जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट बड़ी मुश्किल से 2018-19 के अंदर टारगेट 27-27 अरब डॉलर रखने जा रहे हैं, और पहले 5 साल पहले जो 25 बिलियन डॉलर टच कर चुके थे, ये हमने 5 साल जाया कर दिया, बजाय कि हम ऊपर जाते हम नीचे आए। गो के इंपोर्ट पॉलिसी में ईमान भाई हमने देखा था 3 साल पहले ये तय पाया था कि जो टारगेट था 35 अरब डॉलर रखा गया था 2018-19 और 20 का, तो हम तो एक्चुअली 10 बिलियन डॉलर पीछे है कि बजाय हम 40-45 होते। तो कोई विजन, कोई चीज, कोई कॉस्ट। अब जहां तक आपने करेंसी डिवैल्यूएशन की बात की, मैं आप इस पे बता दूं काफी रिजर्वेशन थी। एक्सपोर्टर्स बजा तौर पे परेशान थे क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ वो जो इनपुट्स हो एनर्जी के हवाले से और दूसरी एशिया के हवाले से, वो चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट, और जो उनके रिफंड फंसे हुए 2 बिलियन डॉलर के करीब है, 220 अरब रुपए इस वक्त रिफंड फंसे हुए हैं। तो उनके पास एक चीज आ जाती थी, वो गवर्नमेंट से डिवैल्यूएशन डिमांड करें, डिवैल्यूएशन डिमांड की, उसके नताइज वक्ती तौर पर तो बेहतर आएंगे और आपको कुछ हल्की सी ग्रोथ होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी क्वांटम लीप चेंज नहीं ला सकेगा बजट। अभी तक जो न्यूज आ रही है वो एक अनदर ट्रेडिशनल बजट मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून और पीछे पीपल्स पार्टी के टेनियर में हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस 30-35 डॉलर से और चली गई 120-30-40 डॉलर पर बैरल तक, और एक बहुत ही मुश्किल वक्त गुजार के दोबारा नीचे 27-28 डॉलर पर बैरल तक आई और अब 74-75 डॉलर पे ऑयल इंपोर्ट सबसे बड़ा हमारा जो इंपोर्ट बिल में ऑयल का उसमें जाता है। नाउ ये जब प्राइसेस नीचे आई थी, तो क्या इस वक्त कोई ऐसे टूल्स नहीं है हमारे पास ऑफिशियली सरकारी सतह पे कि हम हेज करते, डाइवर्सिफाई होता है उस तरफ बिजनेस, उस तरफ उस वक्त क्या रुझान रहा? देखो, उस वक्त जो हमें करने की जरूरत थी ना, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत थी, ताकि जो दुनिया में जो आइडल कैपेसिटी, इक्विपमेंट कैपेसिटी और बहुत सारे लोग जिनके लिए फीजिबल नहीं है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे सॉर्ट ऑफ एक सर्टेन प्राइस से नीचे ऑपरेट करने पे हम अपने दूसरे रिसोर्सेज को यहाँ पे करते हैं। अब जैसे शेल गैस है, ठीक है। सो आई मीन बहुत सारी चीजों में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली नो, कमिंग टू स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट के जब हमारे पास हमें अपना रिसोर्स डेवलप करने की जरूरत है। सो जब हम अपना रिसोर्स करेंगे डेवलप, और जिस वक्त हमारे 175 बिलियन टन जो है आपके प्रूव कोल रिजर्व जो है थर में, अभी तक हम उसे टैप नहीं कर पाए। एनर्जी मिक्स हमने जी आई थिंक वो कोल रिजर्व्स के ऊपर ये बहुत अंडर डिस्कशन आता है। आई थिंक वी विल, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग सुनते हैं एंग्रो इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। अभी दिस विल सून स्टार्ट टू मटेरियलाइज। ये चीजें एक दिन में नहीं होती, सो होपफुली वो चीजें अभी ऑनलाइन आएंगी, उससे आपका बेहतर एनर्जी मिक्स होगा। सोलर आपके पास आ गया है, आपके पास हाइडल का बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। बट एक सेक्टर जो मेरी ओपिनियन में हमने नेग्लेक्ट किया है, वो इंडिजिनस ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। उसमें हमने नहीं ज्यादा डेवलपमेंट की, और उसमें हमें एक्सपर्टीज की भी जरूरत है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, उसमें हमें और बेहतर इंसेंटिव देने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब हमारे रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं बुरी तरीके से, अब जी बिल्कुल हमने और भी डिस्कवर किए हैं। OGDCL, PPL और भी कंपनियों ने नई फील्ड्स भी उन्होंने एक्सप्लोर की हैं, डिस्कवर की हैं। हमें और ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। देखिए, शॉर्ट टर्म में लगेगा कि आप थोड़ी सी ज्यादा आप दे रहे हैं प्राइस, बट आप उसका लॉन्ग टर्म फायदा होगा वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आप अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी करेंगे, तब आप अपना डॉलर रेट भी काबू में कर सकते हैं और पूरा फिस्कल डेफिसिट। अंजुम निसार साहब, एक होलसेलर और रिटेलर नामी भी एक तबका है जो कि GDP में 19-20% जिनका कंट्रीब्यूशन है, बट टैक्सेस में अगर जाके देखें तो किसी सूरत इस सेक्टर को डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं आना। डार साहब ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था और उसके बाद यह तय हुआ कि जनाब आप फाइलर और नॉन फाइलर वाली जो कहानी होती है, नॉन फाइलर को आप बहुत ज्यादा सख्त कर दें। उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां आज भी शायद एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ना पॉइंट इज दिस कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन को फरोग क्यों नहीं दे सके इस मुल्क में?
देखिए बिल्कुल जायज सवाल है। जब तक डायरेक्ट टैक्सेशन को हम फोग या उसका हम बेस नहीं बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे हम अपनी टोटली डिपेंडेंस रखेंगे तो कभी भी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। हमारा गवर्नमेंट से हर साल बड़ा क्लियर, ये मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आती इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है। हम उससे कहते हैं कि आप सेल टैक्स रेट अगर स्लैब्स ये बढ़ाते चले जाएंगे 12 से 15, 15 से 17, 17 से 23% तक सेल टैक्स मुख्तलिफ अशिया पे जाके होगा तो इस मुल्क में कैसे आप, और जो आप चाहते हैं हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड कहेंगे, नहीं हो सकता। रिटेल सेक्टर या होलसेल तबका नहीं आएगा क्योंकि उनको खौफ है अपने आप को जो बेहतर समझते हैं उन लोगों से जो टैक्स नेट में है, क्योंकि टैक्स नेट को कभी भी वो एनवायरमेंट दी नहीं गई। तो आज ये नतीजा कि 70 सालों के बाद अभी भी आप बात कर रहे थे कि ऑलरेडी अगर 15-13 लाख है उसमें से 5 लाख निकलने वाले हैं, तो 7 लाख के बेस से लेस देन 0.5% के बेस से आप समझे कि मुल्क बहुत कोई ग्रोथ कर जाएगा, कोई मेजर चेंजेस आ जाएंगी, कोई पॉवर्टी लेवल में कमी हो जाएगी, तो या टैक्स रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। हर साल हम इन्फ्लेशन को लेके और थोड़ी सी परसेंटेज पॉइंट बढ़ा दें और सारा साल एफबीआर इस तरीके से लग जाए। एफबीआर ने एक बड़ा आसान ईजी तरीका इस मुल्क ने समझ लिया है कि ड्यूटीज आप बढ़ाते चले जाएं, आप करेंसीज डिवैल्यू करते हैं, उसका भी इंपैक्ट आपको आ जाता है रेवेन्यू के अंदर, तो ये तरीका नहीं है। और होलसेल ये बहुत बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा, जीडीपी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इधर से टैक्स रेवेन्यू की मद में आ सकता है, किटी बढ़ सकती है। कितने अफसोस की बात है, हम 10% डिवैल्यू तो कर सकते हैं जिसके नतीजे में 1 ट्रिलियन रुपीज अपने पे कर्ज मजीद हमने चढ़ा लिया है, उसके सूद देते हैं। खाली सूद की मद में इमरान भाई वाज़ेह कर दो एक आम आदमी के लिए, जो पिछले साल हम 1300 बिलियन दे रहे थे, साल हम 1600 बिलियन रुपीज सूद देने जा रहे हैं सूद की मद में। उसके और आसान अगर मैं कर दूं 1600 बिलियन रुपीज, जिसका मतलब ये हुआ कि जी अगर इमरान भाई एक आधा मिलियन देते तो इसका मतलब 140 अरब रुपए पर मंथ के हिसाब दे देंगे, यानी कि 460 करोड़ रुपए एक दिन के हिसाब से हम देंगे सूद। अभी जो मैंने आपसे 1 मिनट बात की है इसमें तकरीबन 32 लाख रहेगा। 1 मिनट में आपसे बात और करूंगा तो 32 लाख रुपए हमें सूद की मद में देने पड़ेंगे। ये तो हमारा आज हाल है, लेकिन इसका कोई निकलने का तरीका, इसको गुर्बत के जो आज फिगर दिए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो 50% दिए हैं। पैरामीटर शायद $1 लिया गया है। आज अगर इंटरनेशनल पैरामीटर हम $2 ले लेते हैं तो हमारी आबादी का तकरीबन 11 करोड़ अफराद निकल जाएंगे, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे अगर $2 की पैरिटी ले लेते हैं। तो ये तो मुल्क का हाल है। आपकी ऑलरेडी इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से हमने 13 साल बाद देखा, जो हमने 5% ग्रोथ लिया है 5.8%, और अगर हम 10-12-15% अपनी एक्सपोर्ट, ये टारगेट भी रियलिस्टिक नहीं है। 27-27.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हासिल करने के लिए आपको फंड देने पड़ेंगे, आपको एक एनवायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको मजीद डिवैल्यूएशन नहीं, मैं चाहता हूं कि कहे कि ये आपकी इंपोर्ट $54 बिलियन की है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आपकी $24 अरब की हैं। ये डिवैल्यूएशन वहां ज्यादा सूटेबल होती है जहां आपके बड़े मेजर रिजर्व हो, आपकी करेंसी सेफ हो और आपकी एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट इंपोर्ट के नजदीक हो या बराबर हो, कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ जाहिर है कि एक बार फिर ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, $74-75 पर बैरल की तरफ है। तो कितना टफ टाइम जो है वो आगे आने वाली हुकूमत के लिए है, और ये जो बजट देके जाया जा रहा है, अगली हुकूमत क्या इसको मनवान तस्लीम कर लेगी या उसके लिए प्रॉब्लम है इस बजट में? इमरान भाई कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे ये गवर्नमेंट, एक मिसाल अगर यही गवर्नमेंट दोबारा भी आते हैं और कोई और दूसरी गवर्नमेंट आती है, बहुत मसला है। चूंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो आज ये बेस करके बजट शायद बनाया जाए 45-46 डॉलर बैरल पे किया जा रहा है। इस वक्त WTI क्रूड जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं $67 बैरल है, और अगर ये कल खुदा ना खासा 80 बैरल चला जाता है तो आपका मेजर चंक जो आज $15 अरब की आपकी इंपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, अगर ये $21 अरब चली जाती है $80 के हिसाब से, तो $6 बिलियन का क्वेश्चन। हम तो IMF से, हम दुनिया से कहीं आधा बिलियन मांग रहे हैं, कहीं सुकून बॉन्ड जारी कर रहे हैं, कहीं हमें कर्जे IDB के पास जाना पड़ रहा है। तो ये कर्जे $6 अरब एडिशनल बोझ पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सह सकेगी। एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, और ये मैं नहीं समझा कि ये क्या वजूहत हैं कि हम हर साल यही बात करते हैं, हर साल आपसे ये टॉपिक होता है। अगर आप हमें एक आम आदमी को चीजें समझ आ रही है कि हमारी करेंसी मुल्क की इकोनॉमी किधर जा रही है, कोई एक एक्सपोर्ट, एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और एक सर्विसेज सेक्टर के अलावा कोई भी इंडिकेटर्स, हम कोई भी अपना टारगेट अचीव या वहां पे पहुंच नहीं पाए, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से हो, चाहे आपका कोई मेजर ले लें। तो ये बड़ा सीरियस एक मैं समझता हूं टैक्सेशन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आइला इस वक्त जो रिलीफ दिया गया वो जो सालाना 4 लाख से उसको अगर महीने की करें तो 33,333 रुपए बनते हैं, इसको आप लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है ना जी। अब इससे तकरीबन 6 लाख जो आपका टैक्स पेयर था, जो बेस थी, और वो भी लामहला जिनके सैलरी से डिडक्ट हो जाती थी एट सोर्स, उनको ये रिलीफ मिला। बट बात सर ये है कि यही अमाउंट तकरीबन 90 बिलियन रुपीस के करीब पहुंचता है। तो आप क्या समझती हैं कि ये कैसे हुकूमत करवाई? ये तो फिर अदर पास ऑन हो जाएगा आगे चल के और लोगों पे।
देखिए, जो हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, इस वक्त 13% से कम है। हमें ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशो अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स थे, जो आप कह रहे हैं, परहैप्स दैट इज द नंबर के 90 बिलियन की सेव, मतलब वो उसमें मजीद ऐड होगा। मेरे ख्याल से लोगों को ये रिलीफ देने की जरूरत थी। और देखें, जब लोग इसमें कोई शक नहीं कि थी, आप बात सुने, जरूरत थी। और दूसरी तरफ से देखें, वो लोग फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं ना। वो जितनी कंजम्पशन करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं। आपका 70% तो आपका वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स ना, हमें रिग्रेसिव टैक्स है, नहीं होना चाहिए। हमें करने की क्या जरूरत है? आप पहले बात जो कर रहे थे कि किस तरीके से अगली हुकूमत को क्या करने की जरूरत है। अगली हुकूमत को टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास हर तरह का डेटा मौजूद है। यू नीड टू इंटीग्रेट डेटा, यू नीड टू कोलैबोरेट। आपके पास नादरा का डेटा है, आपके पास फाइनेंशियल इंडस्ट्री का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स का डेटा है। यू कैन ऑल्सो मॉनिटर कि आपका क्या है, आपकी एफडीआर की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, चीज़ों को ऑटोमेट करने की जरूरत है। दिस इज, आई थिंक, ये बड़ा शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स के रेट्स को नीचे करें ना, हमें देखना है कि पूरा आपका स्केल कितना बढ़ेगा। पीपल वॉलंटरली आएंगे आपके पास। इसके अलावा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में इतना बड़ा बेनिफिट आएगा। तो मेरे ख्याल से यही चीजें कर लें। ये मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये विल होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए और ये इमीडिएट बेनिफिट अच्छा दिया लोगों को। ठीक है, अच्छा चलें, जाहिर है कि इसमें तो बहुत से लोगों को रिलीफ है, हर तरह से रिलीफ है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। अंजुम निसार साहब, एनर्जी का मसला नहीं है पाकिस्तान में। 11,000 मेगावाट जो है वो कल मिफ्ता साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने की, और पिछले पाकिस्तान बनने के बाद अब तक इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितनी हमने पावर जनरेशन की। बात सिर्फ पावर जनरेशन की नहीं है, बात डिस्ट्रीब्यूशन की भी है, बात वो किस हद तक जो है वो बेहतर हुआ सिस्टम। और दूसरी चीज ये कि क्या एनर्जी सस्ती हुई, क्या बिजली सस्ती हुई सनतों के लिए, एक आम घरेलू सार्फिन के लिए। और स्पेशली जब हम सनतों की बात करते हैं तो की इनपुट कॉस्ट जो है वो सारी की सारी बिजली और गैस के ऊपर होती है, पानी के ऊपर होती है। जी बिल्कुल इमरान भाई, आपने देखे जो जहां तक इंस्टॉल कैपेसिटी की बात है, बिल्कुल कैपेसिटी बढ़ी है, कुछ सिस्टम में भी बेहतरी आई है। चूंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, आपके सिस्टम बहुत पुराना, डिप्लीटेड, खत्म हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। तो उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं की गई है, वहां पे भी मेजर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए थी। चूंकि हमारा जो हमेशा हम बात करते हैं कि हमारा जो मेजर इनपुट है एनर्जी कॉस्ट, वो बढ़ती चली गई। उसका नतीजा ये हो कि हम दुनिया में कहीं भी कॉम्पिटिटिव नहीं हुए, और जिसके नतीजे में हमने अपने एक्सपोर्ट्स की ये बात की। मेरा ख्याल है इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चूंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हम रिसोर्सेज भी क्रिएट नहीं कर सके जो इससे लिंक है। हमें प्रॉपर, अगर आप समझते हैं, मैं अगर आप आधा मिनट दे तो हमें कैपिटल बॉन्ड मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उसको, ताकि वो एवेन्यू मिल सके जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। ये पूरी दुनिया में एक तरीके कार है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है कि चाहे अगर प्राइवेट सेक्टर आना भी चाहे तो उसको वो एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है जहां के वो अपने रेवेन्यू, अपना जो एक एवेन्यू है जो जहां से रिसोर्सेज या फंड्स ले सकें। तो ये यहाँ बहुत बड़ी जरूरत है। एनर्जी के अंदर बेहतरी आई है। आप कहेंगे कीमतें कोई ऐसी सतह पे आ गई है जहां हम अपने नेबरिंग कंट्री से कंपीट कर पाए? नहीं, मेरा सवाल नहीं में है। इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, और इंस्टॉल कैपेसिटी अगले 6 महीनों में, जैसे भी आप कोल की बात कर रहे थे, तो मुझे ये पता है कि अगले चंद माह में कुछ वहां से भी कोल सेक्टर से पहली दफा पाकिस्तान में, जिसका प्रोफाइल, जिसके अंदर पोर्टफोलियो शायद 1% भी नहीं था, तो वो भी शायद हम इसको इंक्लूड करेंगे, कोई 1000 मेगावाट के करीब हम 2018 के एंड या अगले साल क्वार्टर के अंदर हम ये हासिल कर पाएंगे कोल सेक्टर से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आइला, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या देख रहा है? क्योंकि इस वक्त बात की जा रही है सुपर टैक्स वो बरकरार रहेगा, बट कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसमें शायद कमी हो सकती है, और मिफ्ता साहब ने कुछ कमिटमेंट भी रही है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। जरा इसके ऊपर आ जाइए। सो कॉर्पोरेट टैक्स आप करेंगे कम तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपकी काफ़ी सारी इंडस्ट्री को और काफ़ी सारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में आ रही है, आईटी सेक्टर में आ रही है, सर्विसेज में आ रही है, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेलकम थिंग, और लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और यही है ना कि ओवरऑल जब आप कंपेटिटिव होंगे, चाहे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में होंगे, तभी आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। कोई आपको किसी फॉरेन बायर्स ने आपको कोई रिलीफ नहीं खाली इसी पे देना
ना कि आपका कि डॉलर कीमत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में आपको अपनी कॉर्पोरेट टैक्स नीचे करने की ज़रूरत है, एनर्जी की सप्लाई को बेहतर करने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज करेगी। इन्वेस्टर्स जो आते हैं, जब वो आते हैं रीजन में आते हैं या ग्लोबली जब वो देख रहे होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों का कंपैरिजन का सिलसिला ब्रेक का। मैं एक ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपकी तरफ, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं।